हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एच आर डी ओ बी का रिवीजन करने वाले हैं और मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक जितना भी क्वेश्चंस हो सकता था वो सारा को इसमें मेंशन करा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस वीडियो में 10 है। ठीक है, और मैंने उस क्वेश्चंस को लिया जो क्रिटिकली सोचने में कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे जोर दिलवाता है। ठीक है, ईजियर क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया है। तो जो क्वेश्चन में आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट करा है और मैं ये बोल सकता हूँ कि 50 to 60% क्वेश्चन पेपर आपके इसी वीडियो से आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एंड तक आप देखिएगा और क्वेश्चन नंबर 5 जो है इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसको बहुत अच्छे से देख करके जाइएगा क्योंकि 90% चांसेज है कि वो चीज़ आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है तो मैंने सोचा इसे इंक्लूड कर लेता हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन ही है कहीं ना कहीं, है ना। तो इसको समझना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें एक सब क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू पॉलिटिकल बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किन फैक्टर्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिकल बिहेवियर आता है। ठीक है, इसके बारे में भी बाद में देखेंगे लेकिन पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डेफिनेशन को देखते हैं। तो डेफिनेशन के तौर पे लिखा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग human resource in an organization to achieve organizational goals effectively and efficiently। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन रिसोर्स, है ना। मतलब कि जितने भी ह्यूमन रिसोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में हायर हुए हैं उनको क्या क्या काम करना है, किस वे में काम करना है। ठीक है, इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हेल्प से हम लोग। ठीक है, ताकि वो लोग इफ़िशिएंटली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए कंट्रीब्यूट कर पाए। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपेंसेशन, मेंटेनिंग हेल्दी एम्प्लॉय रिलेशंस। मतलब देखिए, सबसे पहले रिक्रूटमेंट होता है ना, उसके बाद ट्रेनिंग होता है एम्प्लॉय का, फिर उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाता है, फिर अगर अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो परफॉर्मेंस अप्रेजल भी उन्हें मिलता है, फिर कंपनसेशन भी मिलता है कई बार, मतलब पेड लीव इस टाइप का, है ना। फिर अगर ये सब मिल जाता है जिसकी वजह से एक एम्प्लॉय कहीं ना कहीं हेल्दी एम्प्लॉय रिलेशंस मेंटेन कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर वे में मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, यही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ एच आर एम इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। फर्स्ट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, एच आर एम इंश्योर्स दैट राइट पर्सन इज प्लेस्ड इन द राइट जॉब, है ना। मतलब कि देखिए, जैसे जिस पर्सन को जो चीज़ आ रहा होगा, जैसे मान लीजिए कोई फ्रंट एंड इंजीनियर है तो उसको फ्रंट एंड का ही जॉब दिया जाए तो ज़्यादा अच्छे से इफिशिएंटली वो कर पाएगा। बैक एंड इंजीनियर बैक एंड का जॉब ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। तो राइट पर्सन राइट प्लेस पे प्लेस्ड है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, है ना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकेंड है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन क्या करता है, इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग एंड सेलेक्टिंग कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ विच इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। मतलब रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन से अच्छे अच्छे एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने में बेसिकली हेल्प मिल जाता है ना, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए इफिशिएंटली कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जिन भी पर्सन का रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन हुआ, ठीक है, उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी इसेंशियल है। तो एच आर एम इन्हांसेज एम्प्लॉय स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। मतलब टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम होते रहता है। सबसे पहले सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग ही होता है। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद उन्हें मॉनिटर किया जाता है, फिर फर्दर अलग अलग टाइप का ट्रेनिंग या डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। ठीक है, तो यही पॉइंट था यहाँ पे थर्ड में। नेक्स्ट है एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन। इसमें क्या है, थ्रू फेयर कंपनसेशन, इंसेंटिव्स एंड ग्रोथ, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, एच आर एम मोटिवेट्स एम्प्लॉयज एंड इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन। मतलब बहुत अच्छा कोई काम किया तो उसे फेयर इंसेंटिव मिल जाता है, करियर ग्रोथ मतलब उसे प्रमोशन भी कई बार मिल जाता है। तो इन सब से एक एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है और सेटिस्फैक्टेड रहता है अपने जॉब के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट।
एचआरएम इवेल्युएट्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड्स फीडबैक फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टाइम टू टाइम इवेल्युएट करता है एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस, और उसके बेसिस पे उस एम्प्लॉय को बताया जाता है कि आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, या आप बहुत अच्छा कर रहे हैं या आप बहुत बुरा कर रहे हैं, मतलब जैसा भी कर रहे हैं उसका फीडबैक मिल जाता है कहीं ना कहीं उन्हें। ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन। इट प्रोमोट्स हेल्दी रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, रिड्यूसिंग कन्फ्लिक्ट एंड इम्प्रूविंग टीम वर्क। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर मतलब दोनों के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप बना रहना चाहिए। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम कर पाता है और टीम वर्क भी वहाँ पे बहुत इफिशिएंटली हो पाता है, जिससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को ही हेल्प मिलता है एट द एंड। ठीक है। एंड में है लीगल कंप्लायंस। एचआरएम इंश्योर्स कंप्लायंस विथ लेबर लॉज एंड इथिकल प्रैक्टिसेज, प्रोटेक्टिंग बोथ एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब लीगल कंप्लायंसेज को भी एचआरएम देखता है। इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कंपनी में दो लोग, मतलब जैसे कि एक है जो एम्प्लॉयर है, एक है जो एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई मतलब जो काम कर रहा है, और एम्प्लॉयर मतलब जो उस बंदे से काम करवा रहा है। तो दोनों के ही राइट वॉयलेट नहीं होने चाहिए। मतलब जो एम्प्लॉई काम कर रहा है उसे इनफ पैसे मिलने चाहिए, इनफ छुट्टी मिलने चाहिए, ये सब का केयर करना है। और ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि टाइम टू टाइम वो पर्सन प्रोजेक्ट को डिलीवर करे, मतलब टाइमली डिलीवर करे, है ना। इन सब का केयर करना और बीच में छोड़ कर नहीं जाए। ठीक है। तो ये सब चीज़ एचआरएम कहीं ना कहीं देखता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 पे। व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू पॉलिटिकल बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किन फैक्टर्स की वजह से पॉलिटिकल बिहेवियर आ जाता है। तो सबसे पहला चीज़ है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर मान लीजिए जैसे कि प्रमोशन के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटी होगा, है ना, बजट बहुत कम होगा, पावर लिमिटेड कुछ ही लोगों के हाथ में जा सकते हैं। ठीक है। तो इन सब वजहों से लोग पॉलिटिकली कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और पॉलिटिक्स करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए प्रमोशन बहुत कम लोगों को मिल रहा है, तो लोग ट्राई करते हैं कि पॉलिटिक्स लगा करके प्रमोशन ले ले। ठीक है। या फिर पावर लेने का कोशिश करते हैं। तो ये तब होता है जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्कार्सिटी होता है रिसोर्सेज का। स्कार्सिटी मतलब कमी होता है रिसोर्सेज का। नेक्स्ट है अनक्लियर गोल्स एंड रूल्स। देखिए, जब भी जॉब रोल्स में एम्बिग्युइटी होगा, मतलब पता नहीं है कि सर्टेन नहीं है कि कौन सा जॉब रोल है हमें, मतलब कभी भी कोई भी रोल असाइन कर दिया जा रहा है, तो उस केस में हमेशा एक एम्प्लॉई डरा होता है ना। उस केस में पॉलिटिकल बिहेवियर होने का बहुत ज़्यादा चांसेज होता है। थर्ड है सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस इवेलुएशन। ठीक है। मतलब जैसे मान लिया व्हेन अप्रेजल सिस्टम आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट रेदर देन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, एम्प्लॉइज ट्राई टू इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकर्स। देखिए, जब भी लोग इंडिविजुअली किसी को, है ना, किसी के पर्सनालिटी वाइज अगर जज करने लग जाता है इन कंपैरिजन टू उसके वर्क वाइज, तो जाके पॉलिटिकल बिहेवियर आ जाता है पर्सन्स में। नेक्स्ट है पावर एंड अथॉरिटी डिफरेंसेस। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर लीड्स टू इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू यूज पॉलिटिकल टैक्टिक्स टू गेन इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लोग कंपनीज में ग्रुपिज्म करने लगते हैं और अपने इंटरेस्ट के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, बाकी लोगों को पीछे छोड़ देते हैं, ताकि वो इन्फ्लुएंस, मतलब पूरे कंपनी के फंक्शन को इन्फ्लुएंस कर सके, है ना। तो इसकी वजह से भी पॉलिटिकल बिहेवियर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है जॉब इनसिक्योरिटी। ऑब्वियसली फियर ऑफ ले ऑफ की वजह से भी पॉलिटिकल बिहेवियर देखने को मिलता है, ट्रांसफ़र की वजह से, डिमोशन की वजह से, है ना। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। रीस्ट्रक्चरिंग, मर्जर्स और लीडरशिप चेंजेस इंक्रीज अनसर्टेनिटी लीडिंग टू इंक्रीज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी। मतलब जैसे मान लीजिए कि प्रोजेक्ट में कई बार एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में लोगों को शिफ्ट किया जाता है, तो अचानक से अगर कोई शिफ्टिंग होगा तो थोड़ा सा डर भी लग जाता है ना, कि अगर मान लीजिए उस टेक स्टैक का चीज़ अगर हमें नहीं आता है और हमें वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पे भी डर लगता है, जिसकी वजह से लोग पॉलिटिकली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं ताकि वो एक स्टेबल जगह पे रहें। नेक्स्ट है पर्सनल एम्बिशन। कई बार लोग पर्सनल डिज़ायर को भी फुलफ़िल करने के लिए पॉलिटिकल बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट है वीक ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़। इसमें क्या है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंट रूल्स एंड प्रोसीजर्स प्रोवाइड्स स्कोप फॉर मैनिपुलेशन एंड पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई रूल नहीं है प्रॉपर इवैल्यूएशन का। जैसे मान लीजिए कि किस बेसिस पे किसी को प्रमोशन दिया जा रहा है या कुछ भी दिया जा रहा है, मतलब किसी को बेनिफिट दिया जा रहा है, वो रूल अगर किसी को पता नहीं है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है एम्प्लॉय के सामने, तो उस समय भी लोग पॉलिटिकली कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्स वर्कफोर्स। इसमें क्या है, डिफरेंसेस इन वैल्यूज, एटीट्यूड्स, कल्चर्स
एंड इंटरेस्ट में रिजल्ट इन कन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। मतलब ऐसा कब होता है जब मान लीजिए कि जो ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, उसका वैल्यू कुछ और है, ठीक है, उसका कल्चर कुछ और है, तो वो ट्राई करता है कि अपने कल्चर वाले लोगों को आगे करे, ठीक है। तो इस वजह से भी पॉलिटिकल बिहेवियर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। इन पॉइंट्स की वजह से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में हो जाता है। मेनली आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, रिसोर्सेज का स्कार्सिटी होता है ना, या फिर दूसरा क्या होता है, कई बार पर्सनल एम्बिशन को चेज़ करने के लिए भी हो जाता है ना? और कई बार जॉब इनसिक्योरिटी की वजह से भी हो जाता है, ठीक है? तो ये सब पॉइंट्स थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डिफाइन रिक्रूटमेंट, एक्सप्लेन अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, डिस्कस वेरियस स्टेजेस ऑफ, यहाँ पे ऑफ होगा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेसेस। ये क्वेश्चन रिपीटेडली हर साल पूछा जा रहा है, ठीक है? तो आप बहुत अच्छे से इसको देख के जाए। इसके अलावे एक और क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग, है ना, एंड गिव फ्यू एग्जांपल्स। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं पेपर में, तो इसको आप अच्छे से देख के जाइए। चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या है, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर, अट्रैक्टिंग एंड इंकरेजिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर जॉब वैकेंसीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट सुटेबल एम्प्लॉय कैन बी सेलेक्टेड। मतलब रिक्रूटमेंट कहीं ना कहीं एक प्रोसेस है, किस चीज़ का, सर्चिंग का, ठीक है। और किस चीज़ के सर्चिंग का, क्वालिफाइड कैंडिडेट के सर्चिंग का, है ना, क्वालिफाइड कैंडिडेट के सर्च करने का प्रोसेस है रिक्रूटमेंट, जिसमें एक क्वालिफाइड कैंडिडेट को कहीं ना कहीं सूटेबल एम्प्लॉय के तौर पे हायर किया जाता है। यही प्रोसेस है कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट का। और फाइनली जब हायर कर लिया जाता है तो उसको हम लोग सिलेक्शन बोलते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं, एक्सप्लेन अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। मतलब रिक्रूटमेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट में इंटरनल रिक्रूटमेंट है। इसमें क्या है, इंटरनल रिक्रूटमेंट मीन्स फिलिंग वैकेंसीज फ्रॉम विद इन द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जनरली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कई बार रेफरेंस पे लोग जाते हैं, है ना, मतलब जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके रिलेटिव्स जाते हैं या फ्रेंड्स जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के रिक्रूटमेंट को इंटरनल रिक्रूटमेंट बोलते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि सेम ही कंपनी के एम्प्लॉय को ऊपर प्रमोट किया जाता है, तो वो भी इंटरनल रिक्रूटमेंट ही हो गया, ठीक है। तो प्रमोशन हो गया, ट्रांसफ़र भी हो गया। अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं तो वो भी इंटरनल रिक्रूटमेंट ही हुआ। नेक्स्ट है इंटरनल जॉब पोस्टिंग, ठीक है, ये वही वाली बात थी, रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली वाला। एम्प्लॉय रेफरल्स, ये भी समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग एडवांटेजेस को देख लेते हैं। एडवांटेजेस में क्या है, इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ एंड इम्प्रूव्स मोरल। मतलब देखिए, जब तक एम्प्लॉय पे ट्रस्ट नहीं होगा तो इंटरनल हायरिंग हो ही नहीं सकती है। तो ये मोटिवेट करता है कहीं न कहीं। रिड्यूसेस ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट कॉस्ट। मतलब बाहर के लोगों को ट्रेन करने के लिए और रिक्रूट करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है कहीं न कहीं, ठीक है। तो दोबारा से ट्रेनिंग नहीं देना होगा, ये चीज़ भी होता है, तो इन सब का कॉस्ट बचता है। नेक्स्ट है बेटर नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयी परफॉर्मेंस। मतलब अगर पहले से ही एम्प्लॉयी काम कर रहे हैं तो उन पता है कंपनी को कौन कितना काम कर पा रहे हैं, है ना। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड चॉइस ऑफ कैंडिडेट। मतलब जो पहले से वर्क कर रहे हैं तो उसमें लिमिटेड ही चॉइस होगा ऑब्वियसली। मे क्रिएट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब हो सकता है ना, अगर ट्रांसपेरेंट रूल्स नहीं होगा तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो सकता है। नेक्स्ट टाइप है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इसमें क्या होता है, बाहर से कैंडिडेट को हायर करते हैं। सोर्सेज क्या हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट, है ना, जैसे मान लीजिए गूगल पे एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं या लिंक्डइन पे करवाते हैं या कहीं भी करवाते हैं, ठीक है। कई बार पेपर में भी होता है। नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट, मतलब कॉलेजेस में जाकर रिक्रूट करना। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेज। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए दो कंपनीज है, ठीक है, उनके बीच में जैसे मान लीजिए जॉब रोल अलग अलग है, मतलब एक कंपनी को एक्स जॉब रोल चाहिए और एक को वाई, ठीक है। तो एक्स वाला अगर इस वाई को चाहिए और वाई वाला पर्सन अगर एक्स वाले कंपनी को चाहिए, तो ये दोनों आपस में ही एक्सचेंज कर लेते हैं एम्प्लॉय का, तो ये भी होता है। रिक्रूटमेंट एजेंसीज, एजेंसी भी होती है जो कि हेल्प करती है रिक्रूटमेंट में, ठीक है। ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स, लिंक्डइन टाइप, है ना। एडवांटेजेस क्या है, ब्रिंग्स फ्रेशर टैलेंट एंड न्यू आइडियाज़, ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। वाइडर चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स, ऑब्वियस सा बात है। लिमिटेशन क्या है, ये कॉस्टली होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, और इसमें लॉन्गर एडजस्टमेंट पीरियड होता है। मतलब जो हायरिंग से लेकर के पूरा स्टार्टिंग से एंड तक का जो प्रोसेस है काफ़ी लेंदी हो जाता है, कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग भी होता है और कॉस्ट भी उतना ही लगता है। नाउ
अब हम लोग देखते हैं स्टेजेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि स्टेजेस कौन कौन से हैं और उनके बारे में लिखिए। तो सबसे पहले है मैन पावर प्लानिंग, मतलब सबसे पहले कंपनी में प्लान किया जाता है कि कितने एम्प्लॉय हमें चाहिए, है ना। इसको प्लान किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर उसके बाद जॉब का एनालिसिस किया जाता है, मतलब किस पर्सन को किस टाइप का जॉब रोल दिया जाएगा। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि लोग आएँ, है ना। फोर्थ है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जो भी रिज्यूमे सबमिट हुआ उसका स्क्रीनिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्शन टेस्ट, अब जिनका भी स्क्रीनिंग हुआ मतलब जिसका रिज्यूमे सेलेक्ट हो गया, उनका फिर सिलेक्शन टेस्ट लेना। सिलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं इंटरव्यू होता है, जो एचआर राउंड से भी हम लोग जानते हैं, मतलब वो जनरली बिहेवियर जानने के लिए होता है। नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकली भी फिट है या नहीं है एम्प्लॉय, उसको भी चेक करवा लिया जाता है। नेक्स्ट है फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट, मतलब अगर ये सारा प्रोसेस से अगर एक एम्प्लॉय पास कर जाता है सातों से, तो फिर फाइनल सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट के लिए कॉल लेटर भेज दिया जाता है। तो ये अलग अलग 7-8 स्टेजेज है किसका, रिक्रूटमेंट का। सबसे पहला है प्लानिंग, सेकेंड है जॉब एनालिसिस, थर्ड है रिक्रूटमेंट, फोर्थ है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, नेक्स्ट है सिलेक्शन, नेक्स्ट है इंटरव्यू, एचआर एचआर राउंड, है ना, इंटरव्यू में ही, है ना। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद फाइनल कॉल लेटर भेजना, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या हो गए, स्टेजेज हो गए। आई होप इनके बारे में आप थोड़ा डिस्क्राइब तो कर ही पाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन 2 के सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। इसमें क्या है, डिस्कस अबाउट मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग। तो सबसे कॉमन टाइप क्या है एम्प्लॉय ट्रेनिंग के, कुछ एग्जांपल हमें बताने हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर में। तो सबसे कॉमन टाइप है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब जब जॉब पे होते हैं तभी ट्रेनिंग देना, ठीक है। दिस ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड एट द वर्क प्लेस वाइल द एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग एक्चुअल जॉब टास्क, मतलब जब जॉब कर रहे हैं तभी ट्रेनिंग दे दिया जाना, उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल, अ न्यूली ज्वाइंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर लर्निंग कोडिंग स्टैंडर्ड बाय वर्किंग इन द लाइव प्रोजेक्ट्स विद अ सीनियर डेवलपर, मतलब सीनियर डेवलपर के साथ मिल करके जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कोडिंग सीख रहा है, तो ऑन द जॉब हो गया, है ना। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इसमें क्या, ट्रेनिंग इज कंडक्टेड आउटसाइड द एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड फोकस ऑन लर्निंग, मतलब एक प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट करना बाहर में, जो कि जॉब प्लेस से अलग होगा, और वहाँ पे ट्रेनिंग देना, इसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल हो गया क्लासरूम लेक्चर का या वर्कशॉप जो कंडक्ट किया जाता है अलग अलग जगहों पे, ठीक है। नेक्स्ट है इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, दिस ट्रेनिंग इंट्रोड्यूसेस न्यू एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, नए नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसके पॉलिसी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसके रूल्स से, उसके कल्चर से और उसके वर्क इन्वायरमेंट से इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, ठीक है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ आर ट्रेन अंडर स्किल्ड वर्कर्स फॉर अ फिक्स्ड पीरियड टू लर्न अ ट्रेड और टेक्निकल स्किल, मतलब जो लोग पहले से काम कर रखे हैं उनके अंडर में ट्रेन करवाना, उसको अप्रेंटिसशिप बोलते हैं, ठीक है। जैसे डिप्लोमा और इंजीनियरिंग स्टूडेंट अंडर गोइंग अप्रेंटिसशिप इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है वेस्टिबुल ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग इन अ गिवन सिमुलेटेड वर्क एनवायरनमेंट सिमिलर टू एक्चुअल वर्क प्लेस यूजिंग स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, मतलब जैसा वर्क प्लेस पे इन्वायरमेंट होगा वैसा ही इन्वायरमेंट बाहर में क्रिएट करके और ट्रेनिंग देना, उसको बोलते हैं वेस्टिबुल ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्रेशर ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है, दिस ट्रेनिंग अपडेट्स एम्प्लॉयज़ नॉलेज एंड स्किल्स टू मैच टेक्नोलॉजिकल एंड प्रोसीजरल चेंज, मतलब टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी में चेंज होते हैं ना, तो उसके लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग बार बार दी जाती है कंपनीज में, ठीक है। तो इन ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ता है, एडेप्टेबिलिटी बढ़ता है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, मतलब अलग अलग मेथड क्या है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट का। डिस्क्राइब एनी 3 मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के बारे में भी पूछा जा रहा है कई बार, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अलग अलग मेथड्स देखते हैं ट्रेनिंग नीड असेसमेंट का, जिसको TNA भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं ट्रेनिंग नीड असेसमेंट होता क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द गैप बिटवीन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय स्किल एंड द स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब इफेक्टिवली, मतलब जैसे जैसे मान लीजिए टाइम के साथ क्या होता है, मार्केट में अलग अलग टेक्नोलॉजीज आते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के स्किल में डिफरेंस हो जाता है, जो चाहिए और जो पहले से है। तो उस चीज़ के लिए ट्रेन करने को ही कहीं ना कहीं मेथड ऑफ ट्रेनिंग नीड असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें
कौन-कौन सा चीज़ आता है, अलग-अलग पॉइंटर क्या-क्या है। फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। इसमें क्या है, इट एग्जामिन्स organizational goals, strategies and future plans to determine the type of training required to achieve objectives। मतलब कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या गोल है, क्या स्ट्रेटजी है, फ्यूचर प्लान क्या है, उसके बेसिस पे लोगों को ट्रेन करना। नेक्स्ट है टास्क और जॉब एनालिसिस। इसमें क्या है, इट स्टडीज जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू आइडेंटिफाई द नॉलेज स्किल एंड एबिलिटीज नीडेड फॉर ईच जॉब। मतलब किस जॉब के लिए कौन सा स्किल चाहिए, ठीक है, तो इस टाइप का भी ट्रेनिंग होता है। थर्ड है इंडिविजुअल और पर्सनल एनालिसिस। मतलब कोई एक पर्सन किसी एक चीज़ में लैग कर रहा है तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं उस चीज़ से ट्रेन करवाना, मतलब जिस चीज़ में वो लैग कर रहा है उस चीज़ का ट्रेनिंग देना उसे बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। पास्ट परफॉर्मेंस डेटा हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग वीक एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट थ्रू ट्रेनिंग। मतलब पास्ट के परफॉर्मेंस से भी हम लोग बता सकते हैं कि कौन कौन से एरिया में एक पर्सन को ट्रेनिंग दिलवाना है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय सर्वेज एंड इंटरव्यूज। डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड सुपरवाइजर्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग गैप्स। मतलब कई बार फीडबैक फॉर्म भी दिया जाता है जिसमें पूछा जाता है कि भाई आपको किस चीज़ की नीड है, आप बता सकते हैं। या फिर अलग-अलग ऑप्शंस होता है कि आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड किस चीज़ में ट्रेन होने के लिए है, तो उस तरीके से भी कहीं न कहीं पता चलता है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, है ना? ये क्वेश्चन 2023 में आया था, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का कौन-कौन सा मेथड होता है। सबसे पहला होता है केस स्टडी मेथड। इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव्स एनालाइज रियल और हाइपोथेटिकल बिजनेस सिचुएशन टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आने वाले टाइम में कौन सा बिजनेस बूम करने वाला है, ठीक है, उसके बारे में केस स्टडी करके पहले से ही लोगों को ट्रेन करना। तो ये हो गया एक एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का मेथड। नेक्स्ट है रोल प्लेइंग। एग्जीक्यूटिव्स act out roles in simulated situation to improve leadership, communication and interpersonal skill। मतलब ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पहले से ही रिहर्सल किया जाता है रोल प्लेइंग का, ताकि वो एम्प्लॉय के सामने अच्छे से बिहेव कर सके, मतलब उस तरीके से एक्ट कर पाए, ठीक है, अगर उसे उस पोजीशन पे डाला जाता है तो। नेक्स्ट है मैनेजमेंट गेम्स, ठीक है। इसमें क्या है, दीज आर सिमुलेटेड बिजनेस एक्सरसाइजेज वेयर एग्जीक्यूटिव मेक्स डिसीजन एंड लर्न अबाउट प्लानिंग कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क। देखिए ये तीनों ट्रेनिंग ना ऊपर वाले पोस्ट के लिए, मतलब जो लोग एम्प्लॉय से ऊपर रहते हैं, जो लोग एम्प्लॉय को हैंडल करते हैं, तो उन्हें कैसे कैसे ट्रेन किया जाता है, उन्हें केस स्टडी मेथड से ट्रेन किया जाता है, रोल प्लेइंग से ट्रेन किया जाता है, या मैनेजमेंट गेम से ट्रेन किया जाता है। अदर मेथड में लेक्चर से, कॉन्फ्रेंस से, कोचिंग से या सेंसिटिविटी से ट्रेन किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और इसके आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। और मैं तो ये भी बोलूँगा कि 3-4 बार आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए इसका, क्योंकि इसके आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसके अलावा विच लीडरशिप स्टाइल बेस्ट सूट्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन आईटी इंडस्ट्री। क्योंकि आप लोग कंप्यूटर साइंस से, तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि किस स्टाइल को आईटी इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोनों का ही आंसर देखते हैं एक-एक करके। सबसे पहले अलग अलग टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल में क्या है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, द लीडर टेक्स ऑल द डिसीजन इंडिपेंडेंटली। मतलब जो लीडर होते हैं, लीडर वही डिसीजन को लेते हैं। एंड स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेज फॉर सबऑर्डिनेट्स। मतलब कि जो भी एम्प्लॉय होते हैं या फिर उनके लोअर में जितने भी लोग होते हैं, उनके लिए स्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं जो भी ये रूल्स होता है। इट इज़ यूजफुल इन इमरजेंसीज बट मे रिड्यूस एम्प्लॉय मोरल। इसमें क्या होता है कि कहीं न कहीं लोग थोड़ा दबाव फ़ील करते हैं कई बार, है ना? लेकिन कई बार हेल्पफुल भी हो सकता है, कभी-कभी अनयूजुअल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि लोग मोटिवेटेड कम होते हैं, दबा-दबा फ़ील करते हैं, लेकिन जब फ्रीडम होता है तो शायद थोड़ा अच्छा परफ़ॉर्म भी करते हैं कई बार। तो ये चीज़ हो जाता है डेमोक्रेटिक में। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, लोगों लोग के भी डिसीजन कहीं न कहीं मैटर करते हैं फाइनल डिसीजन मेकिंग में। द लीडर इन्वॉल्व्स एम्प्लॉयी इन डिसीजन मेकिंग एंड एनकरेजेस पार्टिसिपेशन। मतलब लोग के ओपिनियन मैटर करते हैं फाइनल डिसीजन में, ठीक है। दिस इम्प्रूव्स मोटिवेशन, क्रिएटिविटी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, ऑब्वियस सी बात है। थर्ड है लेसाइज फेयर लीडरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, द लीडर गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू एम्प्लॉयज टू मेक डिसीजन, ठीक है। लसाइज फेयर लीडरशिप में क्या होता है, ये क्वेश्चन ऑप्शनल में भी पूछा जाता है कि इस लीडरशिप में क्या होता है। तो इसमें बेसिकली जो लीडर है वो फुल फ्रीडम दे देते हैं किसको,
एम्प्लॉयज़ को, मतलब इसमें सारा डिसीजन एम्प्लॉय ही लेते हैं, ठीक है। इट इज़ सुटेबल फॉर हाईली स्किल्ड सेल्फ मोटिवेटेड टीम्स बट मे लीड टू लैक ऑफ कंट्रोल। मतलब ये मोस्टली हाईली स्किल्ड लोग के लिए ही अच्छा रहेगा। अगर कम स्किल्ड लोग हैं तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं डायरेक्शन देना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये था तीसरा टाइप। फोर्थ टाइप में ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। लीडरशिप इज बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट रूल्स प्रोसीजर्स एंड हायरार्की। मतलब यहाँ पे बेसिकली अलग अलग लेवल्स होते हैं जिस पे अलग अलग रूल्स बनाने वाले लोग बैठे होते हैं। इट इंश्योर्स डिसिप्लिन बट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्वियसली अलग अलग लेवल रहेगा, हायरार्की रहेगा तो डिसिप्लिन तो रहेगा लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम रहेगा। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ठीक है। इसमें क्या होता है, लीडर्स इंस्पायर करते हैं, है ना, लोगों को इनोवेट करने के लिए, आगे का विजन दिखाते हैं और चेंज करने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप की लीडरशिप को ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बोलते हैं। ट्रांजेक्शनल लीडरशिप, इसमें क्या होता है, इट फोकसेज ऑन परफॉर्मेंस रिवार्ड्स एंड पेनल्टीज। मतलब अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको रिवार्ड्स मिलेगा, अगर उतना अच्छा नहीं है तो पेनल्टी लगेगा जिससे आप आगे सुधरेंगे, ठीक है। इट इज़ इफेक्टिव फॉर अचीविंग शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है। नेक्स्ट है सिचुएशनल लीडरशिप। इसमें क्या है, द लीडर्स अडेप्ट टू द स्टाइल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड एम्प्लॉई मैच्योरिटी लेवल, ठीक है। तो ये सब थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप। सबसे पहला क्या था, ऑटोक्रेटिक, फिर डेमोक्रेटिक, फिर लसाइज फेयर, देन है ब्यूरोक्रेटिक, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल एंड सिचुएशनल लीडरशिप। तो आप इन्हें जरूर लिखकर प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है विच लीडरशिप स्टाइल बेस्ट सूट्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन आईटी इंडस्ट्री। तो बेसिकली जो डेमोक्रेटिक एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल होता है वो आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ट्रांसफॉर्मेशनल क्यों, क्योंकि बेसिकली लोग को मोटिवेट किया जाता है टाइम टू टाइम काम करने के लिए, तो ये अच्छा रहता है। और डेमोक्रेटिक मतलब सबका ओपिनियन अगर लेकर के एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है तो लोग मोटिवेटेड फील करते हैं और क्रिएटिव भी होते हैं कई बार, ठीक है। तो यही पॉइंट्स यहाँ पे हैं, आप एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आपको इंटरनेट पे बहुत ईजिली नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं एक वीडियो अटैच किया हूँ जिसमें मैंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में पहले से ही बता रखा है। तो आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। उसी एक्सप्लेनेशन के बीच में कंट्रीब्यूशन ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड हेनरी फोयोल आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, ठीक है। खाली हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का डेफिनेशन समझते हैं, फिर वो वीडियो चलेगी जिसमें आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे इवॉल्व हुआ टाइम के साथ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेज। मतलब बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, स्टडी है इंडिविजुअल का, ग्रुप का और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस का। एंड हाउ पीपल बिहेव विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि पीपल और ऑर्गेनाइजेशन दो चीज़ है, ठीक है। पीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन पीपल के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, और इस चीज़ में, इस बीच में जो इंटरेक्शन हुआ उसी को हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बोल सकते हैं। तो अब आप इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में देखिए। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैसे कैसे टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है उसको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है। तो देखिए, पूरे वर्ल्ड में ही दो चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन है और ह्यूमन है, ठीक है। ह्यूमन क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करता है, ठीक है, यही होता है इन जनरल। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इस ह्यूमन को कैसे हैंडल करता है और ह्यूमन इस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को करने के लिए किस तरीके से रिएक्ट करता है, इसी को हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बोलते हैं। मतलब इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन, इसको हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है। आगे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज करे गए हैं। सबसे पहला है प्री साइंटिफिक एरा, फिर है क्लासिकल एरा, फिर है नियो क्लासिकल एरा, फिर है मॉडर्न एरा। प्री साइंटिफिक एरा में क्या है, 1880 से पहले के टाइम को डिनोट कर रही है। क्लासिकल एरा 1880 से 1930 के टाइम को डिनोट कर रहा है। उसके बाद न्यू क्लासिकल एरा 1930 से 1950 का टाइम को डिनोट कर रहा है और मॉडर्न एरा 1950 के बाद के टाइम को डिनोट कर रहा है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले प्री साइंटिफिक एरा में क्या क्या हो रहा था। तो बहुत पहले क्या होता था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज्ड वर्क नहीं होता था, मतलब कि कोई भी लोग किसी भी वर्क को कर रहा है। तो इसमें क्या होता था कि वर्कफोर्स तो बहुत लग रहा होता था, लेकिन उसका प्रॉपर जो आउटपुट आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा था। ठीक है, तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ लोगों ने थ्योरी दिया और उसकी वजह से कुछ इम्प्रूवमेंट हुई इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो समझते हैं क्या क्या हुआ। सबसे पहला थ्योरी दिए थे एडम स्मिथ। उन्होंने क्या बोला था, डिवाइडिंग अप द जॉब्स या फिर स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या है, उन्होंने ये बोला था कि लाइक मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, वो कोई ए जॉब में एक्सपर्ट है, तो उससे ए ही जॉब करवाया जाए, उससे बी जॉब नहीं करवाया जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई वाई पर्सन है, वो बी नाम के जॉब में एक्सपर्ट है, तो उससे बी जॉब ही करवाया जाए, उससे ए वाला जॉब नहीं करवाया जाए। तो इससे क्या होता था कि स्पेशलाइज्ड पर्सन अगर वो वर्क को कर रहे होंगे तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा इफिशिएंटली कर पाएंगे। तो इस तरीके से वो अपना थ्योरी लाएं कि ऐसे ऐसे वर्क होना चाहिए जिसकी वजह से टाइम बच सकता है, फिर उसके बाद मनी बच सकता है ऑर्गेनाइजेशन का। इस तरीके से जॉब को इफिशिएंटली करा भी जा सकता है। तो ये एडम स्मिथ का थ्योरी था, सबसे पहला थ्योरी। उसके बाद आया चार्ल्स बेबेज का थ्योरी। चार्ल्स बेबेज ने कुछ नहीं करा, बस एडम स्मिथ के थ्योरी में कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए। मतलब उनका भी यही था कि वर्क का जो है वो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। ठीक है, उनके थ्योरी को थोड़ा देख लेते हैं। उनके थ्योरी में क्या था, इट शॉर्टेंस द टाइम रिक्वायर्ड टू लर्न अ जॉब। ऑब्वियसली अगर कोई एक्सपर्ट होगा किसी जॉब को करने में, तो उसको अगर उसमें न्यू स्किल भी सीखना होगा तो उसको कम टाइम लगेगा। ठीक है, सेकेंड है, इट लेसन द मटेरियल वेस्ट दैट अकर्स थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या है कि लाइक कोई एक स्किल्ड पर्सन होगा, तो वो जो स्किल में एक्सपर्ट है उसी स्किल में आगे सीख रहा है, तो उसमें क्या होगा, कोई भी मटेरियल वेस्ट जो है वो कम से कम होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से यही समझते हैं हम। तीसरा पॉइंट है, इट मेक्स इट पॉसिबल टू डेवलप हाई स्किल लेवल्स। ऑब्वियसली ये सही बात है। नेक्स्ट है, इट मेक्स इट पॉसिबल टू मोर केयरफुली मैच पीपल्स स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज टू पार्टिकुलर असाइनमेंट्स। ऑब्वियसली ये सेम चीज़ को ही बोल रहा है। मतलब एडम स्मिथ और चार्ल्स बेबेज क्या बोल रहे थे कि स्पेशलाइज्ड लोग स्पेशलाइज्ड वर्क को करेंगे। लाइक मतलब कोई भी पर्सन है जो कि किसी एक वर्क में स्पेशलाइज है तो वो उसी वर्क को करेगा। दूसरा पर्सन किसी दूसरे वर्क में स्पेशलाइज है तो वो उस वर्क को करेगा। ये था एडम स्मिथ और चार्ल्स बेबेज के का थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट है रॉबर्ट ऑन। वो क्या बोल रहे थे, बेसिकली पहले क्या होता था, चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा होता था। तो रॉबर्ट ऑन जो थे वो पहले पर्सन थे जो कि कंपनीज के अगेंस्ट बोले, और उन्होंने बोला कि अगर हम मशीनरी पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं तो ह्यूमंस पे क्यों नहीं कर सकते हैं, ह्यूमंस पे भी हम खर्च कर सकते हैं ना। तो हम लोग चाइल्ड लेबर को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग जो बड़े होंगे, मतलब कि जो एक रिक्वायर्ड एज के ऊपर के लोग होंगे उनसे ही वर्क करवाएंगे। ये रॉबर्ट ऑन का कहना था। तो ये सारा जो थ्योरी था ये प्री साइंटिफिक एरा का थ्योरी था, मतलब साइंटिफिक एरा के पहले का थ्योरी था, मतलब 1880 के पहले का थ्योरी था। नेक्स्ट बढ़ते हैं साइंटिफिक एरा या क्लासिकल एरा में। तो क्लासिकल एरा में क्या क्या था, साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल था, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट स्कूल था और ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट था। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या हो रहा था, वर्क को साइंटिफिक तरीके से कैटेगराइज करा जा रहा था और उसको ऑर्गेनाइज करा जा रहा था, ताकि साइंटिफिकली उसको साइंटिफिकली उसके बारे में रिसर्च किया जाए और उसको इफिशिएंटली करा जाए। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बाई एफ डब्ल्यू टेलर, नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एफ डब्ल्यू टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर बोला जाता है। ठीक है, फोकस्ड ऑन फाइंडिंग आउट वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ जॉब। मतलब उन्होंने किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो बेस्ट वे है वो ढूंढने का तरीका उन्होंने बताया। ही डिवाइडेड अ जॉब इनटू सेट ऑफ टास्क एंड अप्लाइड अ साइंटिफिक मेथड टू डिफाइन द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डूइंग ईच टास्क इन अ जॉब। मतलब इन्होंने क्या बोला कि कोई भी जॉब है तो उसको छोटे छोटे पोर्शन में हम लोग डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करेंगे और उसका इफिशिएंट सबसे इफिशिएंट मेथड हम निकालेंगे जिससे उस वर्क को करा जा सके। इस तरीके से हम वर्क को करेंगे।
ठीक है। आगे क्या है, हिज अप्रोच एम टू मेक वर्क मोर मोटिवेटिंग एंड इफिशिएंट वाइल कंपनसेटिंग फेयरली वर्कर्स बेस्ड ऑन कम्प्लेक्सिटी ऑफ जॉब्स परफॉर्म बाय द वर्कर्स। मतलब इस अप्रोच की वजह से जो भी ह्यूमन वर्क कर रहे होंगे वो मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे, क्योंकि जॉब छोटा छोटा टास्क में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसको करना काफ़ी आसान हो जाता है, और जो पर्सन जितना कॉम्प्लेक्स वर्क करेगा उसको उतना ही फेयर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर मोनेटरीली भी सपोर्ट हो पा रहा था और कहीं ना कहीं प्रॉपरली मैनेजमेंट भी हो रहा था। तो ये था साइंटिफिक मैनेजमेंट का थ्योरी। इसका कुछ की प्रिंसिपल है वो देख लेते हैं। साइंटिफिक अप्रोच फॉर डिजाइनिंग एवरी जॉब, मतलब किसी भी जॉब को छोटे छोटे टास्क में डेवलप करना और उसको उसका एफिशिएंट वे ढूंढना। ठीक है, यही था इनका थ्योरी। सेकंड है साइंटिफिक अप्रोच टू सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स। मतलब सारे चीज़ के लिए हम लोग साइंटिफिक अप्रोच कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे थे। तीसरा है कोऑपरेशन विद द वर्कर्स टू डू वर्क इन द मोस्ट एफिशिएंट वे रेट। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स को कोऑपरेट करेगा वर्क करने के लिए। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। मतलब वर्कर्स पे ही सारा काम नहीं छोड़ दिया जाएगा, मैनेजमेंट भी वर्क को देखेगी और उस वर्क को इफिशिएंटली करने में हेल्प करेगी। यही था साइंटिफिक मैनेजमेंट का थ्योरी। नेक्स्ट हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में क्या है, दिस थ्योरी प्रोपोजेज यूनिवर्सल फंक्शंस दैट मैनेजर्स परफॉर्म एंड प्रिंसिपल्स दैट कंस्टिट्यूट्स गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में क्या हो रहा था कि किसी भी जॉब का मैनेजमेंट लेवल सही होना चाहिए, ये देखा जा रहा था। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि सबसे पहले उस जॉब का या वर्क का प्लानिंग हो रहा था, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन हो रहा था, मतलब कैसे उस वर्क को ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि वो एफिशिएंट वे में हो जाए। फिर उसके बाद कमांड दिया जाता था कैसे उस वर्क को करना है, फिर पूरा लोग कोऑर्डिनेट करते थे, वो पूरे टीम कोऑर्डिनेट करते थे, फिर फाइनली एक जो मैनेजमेंट होती है उसको कंट्रोल कर देते। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का एक क्या बना हुआ था, लूप बना हुआ था जो कि वर्क को इफिशिएंटली करने में हेल्प कर रहा था। और इसमें कुछ प्रिंसिपल है जो कि क्या क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। नेक्स्ट है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, फेयर रिन्यूमरेशन, डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चैन, ऑर्डर, इक्विटी एंड ये सारा था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में। बेसिकली इसमें क्या हो रहा था, मैनेजमेंट लेवल पे वर्क को आसान करा जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। इसमें क्या हो रहा था, वीवर अ जर्मन सोशियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाइड की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। He established that this type of organization has an administration of expertise and discipline. The key features are ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में की फीचर क्या था, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क का डिवीजन हो रहा था। सेकेंड है क्लियर हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, मतलब कि इसमें अलग अलग लेवल्स थे लोगों के। लाइक सबसे पहले अगर मैनेजर है तो उसके अंदर में कुछ वर्कर्स होंगे, और उसके अंडर में भी कुछ और भी वर्कर्स हो सकते हैं। लाइक अगर ये हेड लेवल पे होंगे तो ये उनके नीचे वाले लेवल पे होंगे। तो इस तरीके से एक हायरार्की मेंटेन था। ठीक है सिस्टम ऑफ रोल्स, मतलब कुछ रोल्स फॉलो किए जाते थे। नेक्स्ट है इम्पर्सनल रिलेशंस बिटवीन पीपल, मतलब ये जो सारे लोग थे इनके बीच में एक रिलेशन कहीं ना कहीं डेवलप कर दिया जाता था। कैसे, लाइक कोई बॉस होगा, कोई उसका सबऑर्डिनेट होगा, कोई उसका वर्कर होगा, तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन डेवलप हो जा रहा है। ठीक है, लोगों के बीच में। नेक्स्ट है प्रमोशन बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब स्किल। ठीक है, मतलब जिसका स्किल जितना होगा उसका प्रमोशन होना उतना तय है। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क था, हायरार्की था, और फिर क्या था, जिसका जितना ज़्यादा स्किल होगा उसका प्रमोशन उतना जल्दी होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो ये वाला एरा देख रहे थे, कौन सा एरा देख रहे थे हम लोग, क्लासिकल एरा, है ना। क्लासिकल एरा में क्या हो रहा था, वर्क का डिवीजन हो रहा था कहीं ना कहीं, और हायरार्की बन रहा था मैनेजमेंट में, और इस तरीके से वर्क को एफिशिएंटली करवाया जा रहा था। नेक्स्ट है नियो क्लासिकल अप्रोच। नियो मतलब आगे का, क्लासिकल एरा के बाद कौन सा अप्रोच था वो क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट टू दैट अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट विच गिव्स ग्रेटर इम्फेसिस टू ह्यूमन रिसोर्स इंस्टेड ऑफ फिजिकल रिसोर्स। मतलब कि इस एरा में
फिजिकल रिसोर्स से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू करा जा रहा था। इट वॉज डेवलप्ड अराउंड 1930, मतलब ये 1930 के अराउंड डेवलप किया गया। दिस अप्रोच अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मतलब इस अप्रोच में ह्यूमन रिसोर्स के इम्पोर्टेंस को समझा गया मेनली। और इसके दो अलग अलग मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहला है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, दूसरा है ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। बेसिकली ये बिहेवियर वाला अप्रोच है और यहाँ ह्यूमन रिलेशन का अप्रोच। तो ह्यूमन रिलेशन के अप्रोच में क्या था कि लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग वर्क कर रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड होंगे। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे लाइक मान लीजिए सबसे ऊपर में कोई हेड होगा, हेड के नीचे मैनेजर होगा, मैनेजर के नीचे अगर एचआर है और उसके नीचे बहुत सारे वर्कर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बीच का जो रिलेशन है उस अप्रोच को ध्यान में लाया गया न्यू क्लासिकल अप्रोच में। ठीक है, लाइक अगर ये सारा तरीका, अगर फंक्शन ऊपर से ही सही रहेगा, अगर सब लोग कंट्रोल सही से कर रहे होंगे इस लोअर लेवल के पीपल को, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंटली वर्क कर पाएगा और अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। तो यही था ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में। नेक्स्ट है ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। इसमें क्या है, इट रेफर्स टू दैट अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट विच गिव्स स्पेशल अटेंशन ऑन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल एंड देयर इंटरपर्सनल रिलेशन। मतलब इस अप्रोच में मोर और लेस सेम ही हो रहा है कि इसमें ह्यूमंस या इंडिविजुअल जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनके और दूसरे लोगों के बीच में जो भी रिलेशन है उसको बिल्ड करने के लिए देखा जा रहा है, ताकि अगर लोग का वर्क इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं वो लोग सेटिस्फैक्ट्री तरीके से वर्क भी कर पाएंगे और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन भी करेगा। तो ये था न्यू क्लासिकल अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में क्या है, इट रेफर्स टू दैट अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट विच इंडिकेट्स फर्दर रिफाइनमेंट, एक्सटेंशन एंड सिंथेसिस ऑफ क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल approaches to management. This was developed around 1950. This has basically two basic pillars. मॉडर्न अप्रोच के मेनली दो पिलर्स है, सिस्टम अप्रोच और है कॉन्टीजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में क्या है, इट इज़ रिलेटिवली नोवेल स्ट्रेटजी दैट वाज क्रिएटेड इन 1960, जो भी नेम लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू a collection of compact connected modules. A system is a collection of related units that functions as a whole. The smaller units are referred as subsystems on their own. It refers to the approach of management which stresses the interrelatedness and interdependence of all activities within an organization. मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सब ऑर्डिनेट्स बनाना, मतलब एक बड़ा सा ग्रुप है, इसमें छोटा छोटा यूनिट्स में लोगों को डिवाइड कर दिया गया और वर्क को डिवाइड करके दिया गया ताकि ये वर्क इफिशिएंटली हो पाए, कम टाइम में अच्छे से परफॉर्म हो पाए। ठीक है, तो ये है सिस्टम अप्रोच। अगला है कंटीजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच। इसमें क्या है कि जो लोग जिस स्किल में ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे उन लोग को वही वाला स्किल प्रोवाइड करा जाएगा करने के लिए। ठीक है, तो ये है कंटीजेंसी अप्रोच। तो इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं जो भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसके डेवलपमेंट को देखे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। इस क्वेश्चन में क्या था, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टाइम के साथ कैसे कैसे डेवलप किया। तो सबसे पहले क्या हुआ, लोगों ने सबसे पहले वर्क को डिवाइड करना स्टार्ट किया। ठीक है, वर्क को डिवाइड करना स्टार्ट किया। ये किस एरा की बात है, ये प्री साइंटिफिक एरा की बात है, प्री साइंटिफिक एरा। ठीक है, साइंटिफिक एरा में क्या हुआ कि वर्क के करने के मेथड को कैसे कैसे हम लोग इजी कर सकते हैं इस पे ध्यान दिया गया, मैनेजमेंट पे ध्यान दिया गया और किस चीज़ पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दिया गया कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न एरा में क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिलेशन के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे ध्यान दिया गया। मतलब जो भी पर्सन या फिर जो भी एम्प्लॉई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे वर्क करेंगे, उनका एक दूसरे से इंटरपर्सनल कनेक्शन कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्शन कैसा है,
तो इस सब का ख्याल रखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डेवलप किया टाइम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कैन इट बी मैनेज्ड इफिशिएंटली। मतलब कंसेप्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट को डिफाइन करना है और इसे हम अच्छे से कैसे मैनेज कर सकते हैं इफिशिएंटली, ये बताना है। एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन HRDOB। ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार रिपीटेडली पूछा गया, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कन्फ्लिक्ट होता क्या है, जब भी ओपिनियन में डिफरेंसेज होते हैं तो फिर कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। मतलब होता क्या है बेसिकली, जैसे हम और कोई एक और दो पर्सन है, हम दोनों का ओपिनियन अलग अलग है, तो वहाँ पे ऑब्वियस सा बात है कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है, बहुत सारे पीपल होते हैं, उनका ओपिनियन डिफरेंट होता है, तो उस बीच में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं हम सही है, कुछ लोग बोलते हैं हम सही है, तो ऐसे में गड़बड़ी होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट तो समझ में आ गया होगा, एक बार पढ़ भी लेते हैं क्या क्या है। Conflict in an organization refers to a situation in which individuals or group of individual have differences in opinions, obvious सी बात है, interest and values। मतलब only opinion में नहीं, कई बार interest भी अलग अलग होंगे तब भी conflict हो सकता है, values अलग अलग होंगे फिर भी conflict हो सकता है, goals अलग अलग होंगे फिर भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट इज अ नेचुरल एंड इनएविटेबल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ ड्यू टू डिफरेंसेज इन परसेप्शन, कम्युनिकेशन, एटीट्यूड एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब कन्फ्लिक्ट बहुत नेचुरल सी चीज़ है, क्योंकि ये होना ही है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है अपने पास, है ना। और लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, अलग अलग परसेप्शन होते हैं, अलग अलग एटीट्यूड होते हैं, अलग अलग डिजायर होते हैं, तो कन्फ्लिक्ट होना तय ही है कि होता ही है। अब उसे कैसे मैनेज किया जाए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वाइल एक्सेसिव कन्फ्लिक्ट इज हार्मफुल, अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो गया तो फिर कंपनी अच्छे से चलेगी नहीं। मॉडरेट लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट कैन बी कंस्ट्रक्टिव, है ना। अगर 50-50 माहौल है ना, किसका, कन्फ्लिक्ट का, तो फिर काम चल सकता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी भी इम्प्रूव हो जाती है ना, और डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल हो जाता है। इसके बाद है इफ़िशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट, मतलब कन्फ्लिक्ट को अच्छे से कैसे मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहला है एवॉइडेंस, छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है उसको अवॉइड भी करके चला जा सकता है। सेकंड है एकोमोडेशन, वन पार्टी गिव्स इन टू मेंटेन हार्मोनी एंड रिलेशनशिप, मतलब कि बेसिकली एक पर्सन हार मान ले, ठीक है, तो भी काम चल सकता है। थर्ड है कॉम्प्रोमाइज़, ये भी वही बात है। कोलैबोरेशन, मतलब दोनों पार्टी मिल के एक इफेक्टिव मेथड पे चले जाए, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है कंपटीशन, इसमें क्या है, फोर्स किया जाता है, मतलब एक पर्सन अपना जो भी अथॉरिटी है वो दिखा करके दूसरे पे, मतलब वो, मतलब कोई भी चीज़ को फोर्सफुली अप्लाई करने की कोशिश करे, ठीक है। तो इस तरीके से भी हो सकता है, अगर किसी के पास ज़्यादा पावर है तो ऑब्वियसली वो कम पावर वाले को दबा देगा, ये होता है रियल लाइफ में। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर अच्छे से कम्युनिकेट भी किया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट कई बार मैनेज हो जाते हैं। नेक्स्ट है काउंसलिंग एंड निगोसिएशन, काउंसलिंग और निगोसिएशन के हेल्प से भी कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जा सकता है ना। मतलब कोई तीसरे पर्सन आके चीज़ों को सुलझा सकते हैं, यही बात है। तो ये सब तरीके थे जिससे हम लोग कन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। अब वेरियस टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है इसको देखते हैं। तो बेसिकली कन्फ्लिक्ट में इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट हो गया। इंट्रापर्सनल मतलब कन्फ्लिक्ट विद इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू रोल एम्बिग्युइटी और पर्सनल स्ट्रेस, मतलब एक ही पर्सन में, मतलब जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ और मेरे को अलग अलग रोल दिया गया है, ठीक है, तो मैं अपने आप में ही कन्फ्यूज हूँ, तो इस केस में इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट हो गया। इंट्रा मतलब अपने आप में ही, इंटरपर्सनल में मतलब दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल के बीच में ओपिनियन या परसेप्शन की वजह से कन्फ्लिक्ट क्रिएट होना, ये इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट कहलाता है। मेनली बेसिकली इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट ही पढ़ना है हमें, ठीक है। इंट्रा ग्रुप और इंटर ग्रुप भी हो जाता है, फिर रोल का कन्फ्लिक्ट हो सकता है, टास्क का कन्फ्लिक्ट और रिलेशनशिप का कन्फ्लिक्ट, मेनली यही दो पढ़ना है हमें, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक्सप्लेन अबाउट मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, ठीक है। मतलब मैस्लोज का क्या था, नीड का हायरार्की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशन इन वर्क प्लेस, इसका एप्लीकेशन कैसे कैसे वर्क प्लेस में होता है इसके बारे में देखना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी क्या था। तो जो भी मैस्लो थे उन्होंने प्रपोज किया दैट ह्यूमन नीड्स are arranged in a hierarchy and individuals are motivated to satisfy lower level needs before moving to higher level needs.
द थ्योरी इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज 5 लेवल पिरामिड। इसमें सबसे पहले हम लोग मिनिमल नीड्स को, मतलब जैसे मान लीजिए घर वर हो गया ना, फिजिकल नीड है ना, ये सब नीड को हम लोग पहले फुलफिल करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं धीरे धीरे। मतलब पहले हम लोग बेसिक्स को कवर अप करने का कोशिश करते हैं, मतलब लाइफ में बेसिक क्या क्या चीज़ें चाहिए है ना। जैसे सबसे पहले घर कपड़ा मकान चाहिए, तो इसको फुलफिल करते हैं, देखते हैं एक एक करके क्या क्या है। बेसिकली यहाँ पे 5 अलग 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 लेवल था, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे नीचे का लेवल है फूड, वाटर, शेल्टर, रेस्ट। ये बेसिक चीज़ है जो मिनिमल सब पर्सन को चाहिए। तो ये हो गया अपना फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, और ये सबसे नीचे में आता है, सबसे लोअर लेवल पे। ये तो बेसिक चीज़ें जो सबको ही चाहिए, तो लोग सबसे स्टार्टिंग में इन सब चीज़ को पूर्ति करने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी नीड। जब एक बार ये सब चीज़ें मिल जाती है तो फिर लोग अपना जॉब सिक्योरिटी का, स्टेबिलिटी का, ये सब देखने लगते हैं और सेफ वर्किंग कंडीशन को ढूंढने लगते हैं, और अलग अलग थ्रेट से कैसे बचा जाए इन पे काम करने लगते हैं। तो यहाँ पे हो गया सेफ्टी नीड। पहला है फिजियोलॉजिकल नीड, सेकेंड है सेफ्टी नीड, थर्ड है सोशल और बिलोंगिंगनेस नीड्स। मतलब अगर सबसे पहला बेसिक नीड कवर हो गया, फिर सेफ्टी नीड, स्टेबिलिटी, ये सब हो गया, फिर लोग जाते हैं सोशलाइज करते हैं, मतलब लोग धीरे धीरे कनेक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा में हो गया सोशल नीड्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्टीम नीड्स। मतलब अब जब सोशल नीड्स भी हो गया, मतलब कि कुछ लोग से मिल भी लिए, उसके बाद हम लोग सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, अचीवमेंट के लिए, स्टेटस के लिए, अप्रिसिएशन के लिए स्टीम नीड्स को देखते हैं, ठीक है, मतलब और भी अच्छा काम करने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब जैसे ही स्टेम नीड पे आ गए हैं, अब हमें रिकॉग्निशन ये सब मिल चुका है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, लोग देखता है कि अब क्या चीज़ चाहिए जो कि पूरे ह्यूमन काइंड को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो ये चीज़ आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। इसमें क्या होता है, नीड फॉर पर्सनल ग्रोथ, क्रिएटिविटी, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड रियलाइजिंग वंस फुल पोटेंशियल। मतलब ये सब चीज़ आ जाता है तो आदमी कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली बहुत क्रिएटिव होकर काम कर सकता है। तो ये आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया फिजियोलॉजिकल नीड, सेकेंड है सेफ्टी नीड, फिर है सोशल बिलोंगिंग नीड्स, फिर है स्टीम नीड्स, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। तो ये था मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। इसका इस्तेमाल वर्कप्लेस में कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला फिजियोलॉजिकल नीड्स। ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड एडिक्वेट सैलरी, रेस्ट ब्रेक एंड कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन, ये सब मिल जाएगा, मतलब जो भी एम्प्लॉई है ना, वो अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट है सेफ्टी नीड्स। अगर जॉब सिक्योरिटी है, सेफ वर्क इन्वायरमेंट है ना, इनसिक्योर नहीं है एक पर्सन, वेलफेयर के लिए सब कुछ मिल रहा है, तो फिर आदमी अच्छा काम करेगा। फिर है सोशल नीड्स, टीम वर्क हो गया, ग्रुप एक्टिविटी हुआ, ये सब कहीं ना कहीं सोशलाइज करने में हेल्प करता है, सपोर्टिव वर्क कल्चर है ना। नेक्स्ट है स्टीम नीड, रिकॉग्निशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, परफॉर्मेंस मिलेगा, तो है ना, लोग अच्छा फील करते हैं, कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होते हैं जॉब से। नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसमें क्या है, ट्रेनिंग, चैलेंजिंग असाइनमेंट, करियर ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन हेल्प एम्प्लॉइज अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो जब ये सब होता है तो फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है लोगों को। तो इनका एप्लीकेशन वर्कप्लेस में आपने देख लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट शॉर्ट एनालिसिस, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ शॉर्ट एनालिसिस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले शॉर्ट एनालिसिस में होता क्या है। शॉर्ट एनालिसिस इज अ स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल यूज टू आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस। मतलब शॉर्ट एनालिसिस से क्या होता है, ये एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल है जिससे हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किस चीज़ को, कौन कौन सा ऐसा इंटरनल फैक्टर है या एक्सटर्नल फैक्टर है जिससे ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस में अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है शॉर्ट एनालिसिस, ठीक है। फुल फॉर्म जैसे ही देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड देयर करेंट पोजीशन। मतलब बेसिकली इस तरीके से, मतलब जो शॉर्ट एनालिसिस है, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अभी किस पोजीशन में है, उससे बढ़िया पोजीशन में कैसे जाएगा, है ना, मतलब बढ़िया इफेक्टिव स्ट्रेटजी कैसे कैसे बनेगा, इसके लिए हेल्प करता है, मतलब इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। बाय एनालाइजिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, वही SWOT। सबसे पहले स्ट्रेंथ क्या है इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर वीकनेस को, फिर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आगे, है ना, और क्या क्या थ्रेट है, मतलब क्या क्या
दिक्कत है, ठीक है, इन सबको आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर प्लानिंग किया जाता है आगे के लिए। तो एक एक करके देखते हैं। एस मतलब स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आर इंटरनल पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड अ कम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब जैसे मान लीजिए दो अलग अलग कंपनी है, तो हर कंपनी का अपना अपना एक स्ट्रेंथ होगी, जैसे किसी का वर्क कल्चर होगा, किसी का पे स्केल होगा, ठीक है। तो इन दोनों में अब जिसको जो चाहिए वो पर्सन उस कंपनी में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का प्रायोरिटी है कि बहुत पैसा चाहिए, ठीक है, तो वो इस कंपनी में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का प्रायोरिटी है कि नहीं, उसे लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो इस कंपनी में चला जाएगा। तो जिस कंपनी का कैसा स्ट्रेंथ है वो एनालाइज किया जा सकता है स्ट्रेंथ से, ठीक है। नेक्स्ट है वीकनेस। वीकनेस भी आइडेंटिफाई किया जाता है शॉर्ट एनालिसिस से। इससे क्या होता है, जो जो लिमिटेशन है कंपनी में उस पर कंपनी वर्क कर पाती है, और ताकि फ्यूचर में वो आगे बढ़ पाए, ठीक है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सप्लॉइट फॉर ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट। मतलब अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करके एक कंपनी आगे कैसे ग्रो करेगी इसके लिए स्ट्रेटजी बनाती है। नेक्स्ट है थ्रेट। मतलब किस किस चीज़ें से, मतलब जैसे मान लीजिए अभी एआई आया, तो एआई से मोस्टली लोगों के जॉब जाने का थ्रेट है, ठीक है। तो ये चीज़ भी कंपनी में कहीं ना कहीं एनालाइज होता ही होगा इंटरनली, ठीक है। तो ये था शॉर्ट एनालिसिस। तो यही था कंपोनेंट ऑफ शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इसके बारे में आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं इसमें, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन। मतलब ट्रेड यूनियन का क्या फंक्शन है, और व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ट्रेड यूनियन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रेड यूनियन पे क्या क्या फर्क पड़ा है ये हमें देखना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इंटरेस्ट। मतलब जो भी एम्प्लॉई है, काम करने वाले, ठीक है, उनके इंटरेस्ट के लिए ये काम करते हैं। मतलब उनका जो भी डिमांड होता है उसको रखने का काम करते हैं कंपनी के सामने। नेक्स्ट है कलेक्टिव बार्गेनिंग। मतलब सब लोग मिल के बार्गेनिंग करते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए, कंपनी से बोलते हैं। तो कंपनी उसमें से कुछ प्रोवाइड भी करती है, कुछ नहीं भी प्रोवाइड करती है, इट डिपेंड्स, है ना। थर्ड है इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशन, ठीक है। मतलब ट्रेड यूनियन हमेशा ही कहीं ना कहीं अपने वर्कर के सेफ्टी के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए, अच्छे वर्किंग कंडीशन के लिए डिमांड रखती है कंपनी के सामने। फोर्थ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स। मतलब जो भी वर्कर का नीड होता है उसका रिप्रेजेंटेशन ट्रेड यूनियन करती है। नेक्स्ट है प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियल पीस। मतलब बेसिकली ट्रेड यूनियन की वजह से किसी भी एम्प्लॉय से आप ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। अगर ज़्यादा काम करवाएंगे तो ट्रेड यूनियन उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएगा। नेक्स्ट है वेलफेयर एक्टिविटीज़, है ना। मतलब ट्रेड यूनियन कहीं ना कहीं एजुकेशन, मेडिकल एड, हाउसिंग सपोर्ट, फिनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं अपने लोगों को। नेक्स्ट है लीगल असिस्टेंस। मतलब अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो गई तो लीगल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, है ना। और इन केस ऑफ डिस्प्यूट और अनफेयर लेबर प्रैक्टिस उन्हें कहीं ना कहीं क्या राइट जजमेंट दिलवाने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ट्रेड यूनियन। ग्लोबलाइजेशन मतलब वर्ल्ड जिस हिसाब से चेंज हो रही है उसको एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन बोल सकते हैं। उसकी वजह से क्या क्या हुआ है, उसकी वजह से डिक्लाइन इन यूनियन मेंबरशिप। मतलब बहुत लोग अब मेंबरशिप, मतलब यूनियन के मेंबर में नहीं ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेज, कॉन्ट्रेक्चुअल, टेम्पोररी एंड गिग जॉब्स, वीक इन कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर। मतलब अब कई बार कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब भी आ जाता है, मतलब परमानेंट जॉब नहीं होता है। तो इस सब की वजह से ट्रेड यूनियन कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड कंपटीशन। मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऑब्वियसली पहली बात तो पॉपुलेशन बढ़ा है, इसका ग्लोबलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसकी वजह से कंपटीशन जरूर बढ़ गया है, ठीक है। जैसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में कम कॉस्ट है उसमें भी लोग काम करने लग जा रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, दूसरे लोगों को भी सैलरी कम मिल रहा है, ये भी चीज़ हो रहा है। नेक्स्ट है शिफ्ट इन यूनियन रोल, ठीक है। अब यूनियन में स्किल्ड डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, कॉपरेशन विथ मैनेजमेंट पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इन कंपैरिजन टू डिमांड पे, है ना। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। ग्लोबलाइजेशन हैज इनकरेज्ड यूनियंस टू कोलैबोरेट ग्लोबली टू प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट, है ना। कई बार ट्विटर ऐसे प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं आवाज़ उठाए जाते हैं ताकि लोगों के राइट कहीं ना कहीं हैम्पर ना हो, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन अबाउट किर्क पैट्रिक मॉडल, ठीक है। इसमें क्या था देखते हैं। किर्क पैट्रिक मॉडल ऑफ ट्रेनिंग इवेल्युएशन, इसमें क्या होता था, इट इज़ वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क फॉर इवेलुएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो ट्रेनिंग हुआ और डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसको इवेलुएट करने के लिए इनका मॉडल
यूज़ किया जाता है। इट इवेलुएट्स ट्रेनिंग आउटकम एट 4 लेवल, मतलब ये ट्रेनिंग के आउटकम को 4 अलग-अलग लेवल पे कहीं न कहीं इवेलुएट करते हैं। 4 अलग-अलग लेवल पे इवेलुएट करते हैं ट्रेनिंग के आउटकम को, फ्रॉम इमीडिएट रिएक्शन टू फाइनल रिजल्ट। देखिए कौन-कौन सा लेवल है। सबसे पहला है लेवल 1 रिएक्शन। दिस लेवल मेजर्स हाउ पार्टिसिपेंट्स रिएक्ट टू द ट्रेनिंग प्रोग्राम। मतलब जैसे ट्रेनिंग हो रही है तो उसमें पार्टिसिपेंट इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, उनका रिएक्शन बेसिकली मैटर करता है। तो लेवल 1 में रिएक्शन देखा जाता है। इट एक्सेसेस सैटिस्फैक्शन, इंटरेस्ट एंड परसेप्ट यूज़फुलनेस, ठीक है? एग्जाम्पल फीडबैक फॉर्म्स और सर्वेज आफ्टर ट्रेनिंग। तो इससे पता चलता है कि लोग कितने इंटरेस्टेड है जो भी टॉपिक हो रहा है वहाँ पे, ठीक है? तो पहला जो चीज़ है लेवल है उसमें रिएक्शन होता है। सेकंड है लर्निंग। दिस लेवल इवेलुएट्स द इंक्रीज इन नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग। मतलब जैसे जैसे हम लोग सीखते हैं तो वैसे 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 कहीं ना कहीं एटीट्यूड भी हमारा चेंज होता है और हमारे नॉलेज में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है? तो बेसिकली ये क्यूजेस के हेल्प से, टेस्ट के हेल्प से, है ना, या स्किल डेमोन्स्ट्रेशन के हेल्प से चेक किया जाता है। सबसे पहले लेवल पे रिएक्शन चेक किया जाता है, सेकंड पे लर्निंग, थर्ड लेवल पे बिहेवियर। दिस लेवल मेजर्स वेदर द ट्रेनीज अप्लाई व्हाट दे लर्न ऑन द जॉब। मतलब जॉब पे जो पढ़े वो क्या अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये बिहेवियर से पता चल जाता है, ठीक है? अगर बिहेवियरल चेंज पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई वो लर्न कर चुका है, वरना नहीं किया है। लेवल 4 पे रिजल्ट। दिस लेवल इवेलुएट्स द फाइनल आउटकम ऑफ ट्रेनिंग इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट। मतलब अगर रिएक्शन अच्छा था, लर्निंग अच्छा था, बिहेवियर अच्छा है, तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। अगर इन तीनों में कोई भी खराब है तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होगा। तो अपने पास 4 अलग-अलग लेवल क्या-क्या थे? सबसे पहला रिएक्शन, सेकंड लर्निंग, तीसरा बिहेवियरल एनालिसिस, चौथा रिजल्ट, ठीक है? इन तीनों में अगर ये तीनों अच्छा है, तो रिजल्ट ऑब्वियसली अच्छा होगा, नहीं अच्छा है तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होगा। तो आई होप ये 10 क्वेश्चन से आपको कहीं न कहीं एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा तो बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा, और मैं बोलूँगा जो भी है क्वेश्चंस उसके बारे में नोट ज़रूर लिखें आप जब वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है? नोट लिखिएगा तो आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा, वरना आप भूल भी सकते हैं, ठीक है? थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में।